Hello dear aspirants, welcome back to Nurturenet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC NET Home Science. I'm back with another video and today we are going to discuss about the defects of fabric. Okay, defects of fabrics and garments. Basically, last class में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम जो फैब्रिक और गारमेंट्स होते हैं उनको क्वालिटी चेक कर सकते हैं, है ना। कैसे क्वालिटी एनालिसिस होता है, क्या एश्योरेंस होता है, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हमने देखा था। अब क्या डिफेक्ट्स होते हैं फैब्रिक और गारमेंट में, ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद में, इसे समझने के बाद में आप आराम से फैब्रिक्स और गारमेंट्स में डिफेक्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कितने टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डिफेक्ट्स जो होते हैं वो फॉल्ट या इम्परफेक्शन हो सकते हैं कपड़े का। ठीक है, क्वालिटी को लेकर के, अपीयरेंस, परफॉर्मेंस या एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर के कोई भी डिफेक्ट, कोई भी इम्परफेक्शन को डिफेक्ट कहा गया है। ओके, चाहे वो फैब्रिक में हो या गारमेंट में हो, मतलब गारमेंट बनने के पहले फैब्रिक्स में भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। अंडरस्टूड। अपैरल मैन्युफैक्चर इवन अ माइनर डिफेक्ट कैन लीड टू, अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में माइनर डिफेक्ट, अगर छोटा सा भी डिफेक्ट होता है तो बायर रिजेक्शन हो सकता है, विच इज़ ऑब्वियस। एज अ कंज्यूमर अगर हम कपड़े खरीदने जाते हैं और हम देखते हैं कि कहीं किसी कपड़े में या किसी टी शर्ट में, साड़ी में, दुपट्टे में या शर्ट में एक माइन्यूट दाग भी लग जाता है या थोड़ा सा कहीं से फट जाता है या कुछ भी, अगर किसी भी तरीके का माइनर डिफेक्ट आप देखते हैं तो आप उसे नहीं खरीदना चाहेंगे, राइट। तो छोटा सा भी अगर डिफेक्ट होता है तो बायर्स रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है, रिड्यूस गारमेंट वैल्यू, उस गारमेंट की वैल्यू कम हो जाती है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ हमें बहुत पसंद आ रही है बट उसमें एक छोटा सा डिफेक्ट है, तब आप क्या कहते हैं कि आप उसका वैल्यू कम करवा लेते हैं, है ना। जहाँ आपको वो टी शर्ट है वो 500 रुपये की मिल रही थी, आप कहोगे कि नहीं इसमें डिफेक्ट है, प्रिंटिंग ठीक से नहीं आई है इसकी, इसका जो कलर है वो प्रॉपर नहीं है, फैल गया है, बट आपको वो बहुत अच्छी लग रही है ना। बट आप क्या करोगे, फिर उसको बोलोगे कि नहीं आप इसका फिर वैल्यू रिड्यूस करके दो, ये 500 के मुझे 300 में दे दो। ऐसा करते हैं हम नॉर्मली एज इंडियंस की, तो बार्गेनिंग एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। स्टिल ऐसा होता है कई जगह पर कि कहीं गारमेंट अगर माइनर डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, ब्रांड इमेज भी खराब होती है, ऑब्वियस सी बात है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक ब्रांड इमेज कैसे बनती है, एक ब्रांड पर एक कंज्यूमर का लॉयल्टी कैसे बनती है कि हम जब कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो किस ब्रांड का है ना। अब आपने फ्रीक्वेंटली उस जगह से कपड़े लेना स्टार्ट कर दिया है तो आप समझोगे, अब आपका भरोसा बन चुका है उस ब्रांड के ऊपर कि नहीं यहाँ के कपड़े हम लेते हैं तो बहुत अच्छे मिलते हैं, है ना। ऐसे ऐसे ही हमारे ब्रांड ना हो, एक शॉप भी अगर होती है, रिटेल शॉप, वो भी हमारी भरोसेमंद शॉप हो जाती है, राइट, कि नहीं हम उनके यहाँ से ही खरीदते हैं। तो ये एक ब्रांड इमेज बन जाती है। अगर कई बार उसमें भी अगर माइनर डिफेक्ट आ जाता है तो ब्रांड इमेज खराब हो सकती है, कि हम ऐसा सोचते हैं ना कि अरे यहाँ से हम कपड़े लेते थे हमेशा तो अच्छे आते थे, आज क्या हो गया, है ना, अगली बार यहाँ से नहीं लेंगे, चलो ऐसा नई जगह से ट्राई करें। तो थोड़ा सा लॉयल्टी पर भी इफेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा ब्रांड इमेज भी खराब होता है। ठीक है, डिफेक्ट्स की वजह से। कौन कौन से फैब्रिक डिफेक्ट्स होते हैं? फैब्रिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं फाइबर प्रोडक्शन के टाइम पर, बिल्कुल हो सकते हैं, है ना। अगर फाइबर ठीक से प्रोड्यूस नहीं होगा तो यार्न नहीं बन पाएगा, राइट। और यार्न स्पिनिंग में भी गड़बड़ हो सकती है, कहीं से यार्न पतला हो गया, कहीं से यार्न जो है छोटा हो गया है, या कहीं से बीच से टूट रहा है, यार्न स्पिनिंग में भी इश्यूज आ सकते हैं, डिफेक्ट्स हो सकता है। फैब्रिक वीविंग और निटिंग में भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं, डाइंग और फिनिशिंग में भी डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है गारमेंट बनने का, वेदर वी स्टार्ट फ्रॉम फाइबर। ठीक है, फाइबर सबसे बेसिक स्टेप होती है फाइबर बनना, है ना। तो फाइबर से लेकर के यार्न बनता है, फैब्रिक बनता है, फिर उसके बाद कपड़ा बनता है, उसके बाद उसकी फिनिशिंग होती है, डाइंग होती है, उसके बाद जाकर के गारमेंट बनता है। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस के बीच में कहीं पर भी डिफेक्ट आ सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, होता ही होगा, है ना। छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। कई बार हम डाई करने के लिए जाते हैं, जैसा कलर हमें चाहिए वैसा नहीं मिल पाता है, राइट। या अगर मैनुअल भी कर रहे हैं तो भी हमें एक जैसा, एक यूनिफॉर्म डाई हर कपड़े पर नहीं मिलता। अगर आप मैकेनिकली कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार हो सकता है मशीन ख़राब भी हो, है ना, उसमें हम प्रॉपर जितना डाई चाहिए उतना वो यूज़ नहीं कर पा रहे, कुछ भी मैकेनिकल इशू भी हो सकता है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज डिफेक्ट, बोल सकते हैं हम उसको। मेन कॉजेज क्या होते हैं? पुअर रॉ मटेरियल क्वालिटी होना। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल जो है वही पुअर है, तो ऑब्वियस सी बात है फैब्रिक तो पुअर होगा ही। मशीन मैल फंक्शन हो जाना, ये एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया। इम्प्रॉपर टेंशन और सेटिंग्स,
प्रॉपर टेंशन और सेटिंग्स नहीं हो पाना। जैसे हमें पता होता है कि जब हम सिलाई करते हैं या फिर हम निट कर रहे हैं या वीव कर रहे हैं कपड़े को, तो कहाँ पर कितना टेंशन यानी खींचतान कितनी करनी है ना। कहीं पर अगर आपने बहुत ज़्यादा कपड़ा खींच दिया है, टेंशन बहुत ज़्यादा लग गया है, तो वहाँ का वीविंग जो स्ट्रक्चर होगा जो हमें चाहिए वो बिगड़ जाता है, तो इससे भी कपड़ा इम्प्रॉपर हो जाता है ना। आपने कभी देखा होगा, नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में इफ़ यू आर वेयरिंग अ दुपट्टा, इफ़ यू आर वेयरिंग अ शॉल या फिर साड़ी अगर पहनते हैं, लड़कियों के साथ मोस्टली ऐसा होता है, दुपट्टा क्या होता है कहीं उलझ जाता है ना, और फिर उसके बाद उसे खींचा जाता है तो उसमें से एक धागा निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उस पर टेंशन लग गया, उस वो टेंशन पुल की वजह से एक धागा पूरा निकल गया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर फैब्रिक का डिफेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये तो हमसे हुआ है, कपड़ा हमारा है, बट कई बार ये प्रोडक्शन के टाइम पर भी हो जाता है, छोटी मोटी गलतियाँ ऐसी, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, फिर ये आ गया हमारा फैब्रिक डिफेक्ट्स में। अब उसको कोई खरीदेगा नहीं आगे चल के जब तक वो ठीक नहीं होगा। लैक ऑफ इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल, कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो लास्ट स्टेज पर आकर के इंस्पेक्शन कंट्रोल में छूट जाती है। ह्यूमन एरर हो सकता है ना। इंस्पेक्शन में ठीक से किसी बहुत माइन्यूट सा किसी टी शर्ट में या किसी शर्ट में दाग लगा हुआ है, कोई फिनिशिंग का दाग है, किसी भी चीज़ का दाग हो सकता है, ठीक है। अब वो क्या हुआ, बहुत माइन्यूट था इसलिए किसी की नज़र से छूट गया है, लैक ऑफ इंस्पेक्शन है, यहाँ पर अच्छे से नहीं देखा गया, उस वजह से भी अब वो क्या हुआ, आगे बढ़ गया, तो डिफेक्ट कहाँ पहुंचा, कंज्यूमर के पास पहुंच गया। अब वो रिटर्न होगा या उसकी वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ फैब्रिक डिफेक्ट्स, अब हम फैब्रिक डिफेक्ट्स की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन कैसे होता है। यार्न रिलेटेड डिफेक्ट होते हैं, वीविंग निटिंग रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, कलर डाइंग रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, फिनिशिंग डिफेक्ट्स होते हैं, हैंडलिंग और स्टोरेज डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हम पीछे लास्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे फाइबर बन रहा हो, चाहे यार्न हो, निटिंग हो, वीविंग हो, कलर हो, कुछ भी हो, किसी भी, ये सारे स्टेप्स हैं फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के। इन सब स्टेप्स में कहीं पर भी डिफेक्ट आ सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, मैकेनिक एरर भी हो सकता है, ठीक है। कॉमन फैब्रिक डिफेक्ट्स कहाँ कहाँ होते हैं, अब देखो यार्न रिलेटेड कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहला है स्लब्स। स्लब्स का मतलब होता है जहाँ पर यार्न थिक हो जाता है, उन प्लेसेस पर जहाँ पर यार्न थिक हो जाता है उसे स्लब्स कहा जाता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप कोई अलग ही चीज़ बना रहे हो यार्न से, जैसे कि शॉल्स होती हैं, है ना, और शॉल्स भी अलग अलग तरीके की होती हैं। अगर हम बात करें एक नॉर्मल शॉल की, मान लो कश्मीरी शॉल है, ठीक है, पश्मीना शॉल, कश्मीरी शॉल, तो उसका पैटर्न हमें कैसा, बड़ा स्मूथ सा और बहुत अच्छा सा चाहिए होता है। बट अगर उसमें बीच में कहीं से यार्न जो है यूज जो हुआ है वो मोटा हो गया या कहीं से बहुत ज़्यादा पतला हो गया, तो उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, वो स्मूथनेस नहीं रहेगी, वो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी। तो अब ये डिफेक्ट क्या कहलाया, इसको स्लब्स कहा गया है, ठीक है। फिर है नेप्स, स्मॉल एंटेंगल्ड फाइबर नॉट्स। फाइबर में अगर कहीं बीच में नॉट पड़ गई है और जो कपड़े में दिख रही है, दैट इज ऑल्सो अ डिफेक्ट, इसको यार्न डिफेक्ट कहा गया है, उसे नेप्स कहते हैं, ठीक है। अनइवन यार्न, वेरिएशन इन थिकनेस, थिकनेस में वेरिएशन होना, अनइवन यार्न आप समझते हो कहीं से पतला कहीं से मोटा, ठीक है। वीक यार्न कॉजेज फैब्रिक ब्रेकेज, यार्न अगर बहुत पतला है, बहुत वीक है, तो फैब्रिक ब्रेकेज हो सकता है, आसानी से कपड़ा फट सकता है। वीविंग और निटिंग डिफेक्ट्स क्या होते हैं, ब्रोकन एंड्स, वाप यार्न मिसिंग होता है, ब्रोकन मिसिंग पिक्स, वेफ्ट यार्न मिसिंग होता है, बीच में से अगर कोई यार्न निकल चुका है, ठीक है, आपने अगर फिनिशिंग अच्छे से नहीं करी है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, मान लीजिए कहीं से बीच में से कोई वाप या वेफ्ट निकल गया, जैसे दुपट्टे में होता है, हम बात करते हैं ना, दुपट्टा अगर फंस जाता है तो उसमें आप देखेंगे जॉर्जेट का दुपट्टा मोस्टली उसके साथ में ज़्यादा ऐसा होता है कि कहीं कोई एक धागा फंस जाता है, वो पूरा धागा निकल जाता है तो पूरे दुपट्टे में सल पड़ जाता है ना। तो या तो वाप निकलता है या वेफ्ट निकलता है, तो ये वही है ब्रोकन एंड्स, जहाँ पर वाप निकल जाता है, ब्रोकन पिक्स यानी कि जहाँ पर वेफ्ट निकल जाता है। फ्लोट, यार्न फ्लोट्स ओवर सेवरल यार्न्स, ठीक है, एक यार्न बहुत सारे यार्न्स के ऊपर से गया हुआ है, फ्लोट, ऐसा भी कभी हुआ है, मतलब कि बहुत सारे हम वेफ्ट और यार्न को कैसे बुनना, कैसे इंटरलेस करते हैं, है ना, तो बहुत सारे यार्न्स बीच में छूट करके ऊपर से इंटरलेस किया हुआ है, ठीक है। ये भी एक तरीके का डिफेक्ट हो सकता है, जिस कपड़े में चाहिए उस कपड़े में होना ठीक है, बट दूसरे कपड़े में अगर हो तो वो पैटर्न जो है खराब हो जाता है, फ्लोट कहते हैं जिसको, ओके। होल्स, फैब्रिक स्ट्रक्चर में गैप आ जाता है, मतलब बीच में से धागा टूट गया, वाप और वेफ्ट यार्न जो है वो टूट गया है, तो होल्स हो गए। बेरे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रीक्स, निटेड फैब्रिक, ठीक है, बेरे ये भी हमने पहले भी पढ़ा था जब हम लोग थर्ड यूनिट कर रहे थे, मैंने उसमें भी आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रीक्स यहाँ पर बन जाती हैं,
जैसे आपने किसी किसी कपड़े में देखा होगा कि बीच में से एक वाइट लाइन चली आती है ना। कोई शर्ट है, मान लीजिए ब्लू कलर की शर्ट है, तो उसमें एक आपको अलग से, अगर आप ध्यान से देखो कि उसमें एक वाइट कलर की एक स्ट्रीक हॉरिजॉन्टल बनी हुई दिखती है, ठीक है, उसे बेरे कहा जाता है। तो ऐसे कई बार क्या होता है, ऐसी चीजें भी रिजेक्ट हो जाती हैं, इनको भी डिफेक्ट माना जाता है। देन फिनिशिंग डिफेक्ट्स मतलब अब कपड़ा बन चुका है, उसके बाद में क्या क्या इश्यूज आते हैं जब हम फिनिशिंग करते हैं, तब एक्सेसिव श्रिंकेज हो जाना, फैब्रिक का स्टिफ हो जाना, ठीक है। तो फिनिशिंग जो है वो हमें पता है किस लिए यूज़ होती है ना, उसका कपड़े का प्रॉपर्टी बढ़ जाए, अगर कोई ऐसा कपड़ा है जो ज़रूरत से ज़्यादा धोने पर श्रिंक हो जाता है, ठीक है, तो वो श्रिंकेज को रोकने के लिए क्या किया जाता है, उस कपड़े को धोया जाता है और फिर उसके बाद में उसे वापस से सुखाया जाता है, फिर उसका प्रॉपर जो उसका जितना श्रिंकेज हो सकता है उसका पहले कर दिया जाता है, उसके बाद में फिर उसे फोल्ड करके, उसे आयरन प्रेस करके और अच्छी तरीके से फिर उसको आप बेच सकते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पर क्या हो रहा है, अब एक्सेसिव श्रिंकेज हो चुका है बहुत ज़्यादा, है ना, तो उसमें भी इश्यूज आ सकते हैं, फिर उसे वापस से नॉर्मल मेजरमेंट जो बना है, जिस हिसाब से कपड़ा बना है, सिलाने में इश्यूज होते हैं। फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्टिफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्टार्च अप्लाई हो गया गलती से, तो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाता है फैब्रिक। अनइवन फिनिश है, कहीं कहीं पर फिनिशेस लगे हैं, कहीं कहीं पर फिनिश नहीं लगा है, अनइवन फिनिश भी होता है, क्रीज मार्क्स लग चुके हैं, पुअर लस्टर है, मतलब जो चमक थी पहले कपड़े की, वो चमक फिनिशिंग यूज़ करने की वजह से जा चुकी है। इस तरीके के इश्यूज भी आते हैं, ये भी फैब्रिक डिफेक्ट्स के अंदर आता है। अब मेन हम गारमेंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं उनके बारे में देखते हैं। गारमेंट डिफेक्ट्स किस किस तरीके से आ सकते हैं, कटिंग की वजह से, स्टिचिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ठीक है, ये सारे प्रोसेस जब होता है तब गारमेंट डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। कॉजेज इंक्लूड पुअर वर्कमैनशिप, ओके, जो भी पर्सन काम कर रहा है उसकी वजह से ह्यूमन एरर हो सकता है। इनकरेक्ट मशीन सेटिंग्स, मशीन्स अगर प्रॉपर काम नहीं कर रही है, सेटिंग्स ठीक नहीं है, जो हमने उसे कमांड दिया वैसे काम नहीं कर रही है, तो गारमेंट डिफेक्ट आ सकता है। अनस्किल्ड लेबर, अगर कोई ऐसा वर्कर है जिसे काम समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने मर्जी मर्जी से कर रहा है, तो भी इश्यूज आ सकते हैं, तो भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं। इम्प्रॉपर हैंडलिंग, गारमेंट को प्रॉपर हैंडल नहीं किया गया है, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अनस्किल्ड लेबर, कि अगर कोई अनस्किल्ड लेबर है उसे नहीं पता कि कैसे कपड़े को हैंडल करना है, ठीक है, तो भी गारमेंट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं गारमेंट डिफेक्ट्स के, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट होता है, मेजरमेंट ऑफ फिट डिफेक्ट होता है, अपीयरेंस डिफेक्ट होता है, ट्रिम और एक्सेसरी डिफेक्ट होता है, और फंक्शनल डिफेक्ट होता है। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट में क्या क्या होता है, कंस्ट्रक्शन मतलब जब गारमेंट बन रहा है, राइट, तो गारमेंट बनते टाइम क्या क्या इश्यूज आते हैं, सीम्स ओपन रह गई हैं, प्रॉपर स्टिचिंग नहीं हुई है, कहीं कहीं से ब्रोकन स्टिच हो गया है, सॉरी, स्टिच जो है वो ब्रोक हो चुका है, ठीक है, सिलाई टूट गई है, तो सीम खुल जाएगा, है ना, दो कपड़े जहाँ एक साथ से जुड़े थे, वो सिलाई जो है वो खुल चुकी है, दो कपड़े खुल चुके हैं, तो उसे क्या कहेंगे, ओपन सीम है, ठीक है। अनइवन स्टिच डेंसिटी, कहीं कहीं पर स्टिच डेंसिटी बहुत अच्छा है, कहीं कहीं पर स्टिच डेंसिटी बहुत खराब है, वहां पर सिर्फ एक धागे से स्टिच किया हुआ है, तो गारमेंट के फटने के या फिर वहां से सीम ओपन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पकरिंग मतलब कि कहीं पर कपड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा खींच करके सिलाई दे दी गई है, तो वहाँ पर टेंशन आ जाता है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, किसी कपड़े में ऐसा आपको मिलेगा ज़रूर कि या तो शर्ट होगा या पैंट हो गया, जीन्स होगी, जीन्स में मोस्टली दिख जाता है आपको कि जहाँ पर सिलाई लगी होती है ना, वहाँ पे थोड़े से रिंकल्स आ जाते हैं कपड़े में, ठीक है, या तो कपड़ा वहाँ पे बहुत ढीला छोड़ दिया जाता है, या तो उसे बहुत ज़ोर से खींच करके सिलाई लगाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर सल आ जाते हैं, ठीक है, उसे पकरिंग कहा गया है। फिर वीक सीम्स यानी कि वही, अगर आपने स्टिचेस जो है वो प्रॉपर नहीं लगाए हैं तो सीम्स खुल सकती है, ठीक है। मेजरमेंट एंड फिट डिफेक्ट्स, यहाँ पर इनकरेक्ट साइज अगर दिया गया है ना, तो मेजरमेंट ऑफ फिट डिफेक्ट्स हो सकता है। अनइवन लेंथ है, लेंथ प्रॉपर नहीं दी गई है। इम्प्रॉपर स्लीव्स और अटैचमेंट, स्लीव अटैचमेंट प्रॉपर नहीं है, जैसा चाहिए वैसा हमें नहीं मिल पाया है। टाइट और लूज फिट, या तो फिटिंग बहुत ज़्यादा टाइट है या बहुत ज़्यादा लूज है, ये सब मेजरमेंट के डिफेक्ट होते हैं। अगर मेजरमेंट आपने सही नहीं लिया है तो ये सारे डिफेक्ट आ सकते हैं। अपीयरेंस डिफेक्ट, एसिमेट्रिकल गारमेंट है, पुअर प्रेसिंग है, प्रेस प्रॉपर नहीं हुआ, आयरन प्रॉपर नहीं हुआ है। विजिबल चौक मार्क्स को वॉश ऑफ नहीं किया गया है, ठीक है, फिनिशिंग प्रॉपर नहीं हुई है। अभी भी जो हमने जो डिज़ाइनर या टेलर्स जो होते हैं वो मार्क्स बनाते हैं कपड़े कटिंग करने के लिए, है ना, तो वो मार्क्स बने हुए हैं, वो दिख रहे हैं,
ठीक है। मिसअलाइंड पैटर्न, पैटर्न जो बनाया गया है वो प्रॉपर नहीं है। मान लीजिए ब्लाउज में अगर डार्ट या टक्स डाले गए तो एक टक्स जो है वो बहुत स्लीव्स के पास है, एक टक्स जो है वो स्लीव से बहुत दूर है, तो अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, एक स्लीव बहुत बड़ी हो गई है, एक स्लीव छोटी हो गई है, वो प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आ रहा है, इस तरीके के इश्यूज आते हैं। ट्रिम और एक्सेसरी डिफेक्ट्स, बटन लूज हो रहा है, जिपर ठीक नहीं है, फॉल्टी जिपर है, लग नहीं रही है, चेन अटक गई है, लॉक नहीं हो पा रही है। इनकरेक्ट ट्रिम्स, ट्रिम प्रॉपर नहीं है। ठीक है, मिसिंग लेबल, लेबल प्रॉपर नहीं है कहीं से। अगर मान लीजिए जो एक हर एक कपड़े में अगर लेबल जो होता है वो लगा होता है, वेदर यू आर गिविंग इट टू, अगर आपने पर्सनल बनवाया है, टेलर को दिया, तो उसमें लेबल्स नहीं लगे होते। बट अगर आप रेडीमेड कपड़ा खरीदे तो उसमें लेबल्स लगे होते हैं, और किसी में लेबल्स अगर नहीं है तो आप वो मत लीजिए कपड़ा, वो एक डिफेक्ट है। ठीक है, बट ये सब हम देखते नहीं है। फंक्शनल डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? जिप काम नहीं कर रही है, बटन होल्स बहुत ज़्यादा छोटे या बहुत ज़्यादा लूज है तो उसमें से बटन निकल जा रहा है। इलास्टिक जो है, जैसे हम नॉर्मल पैंट्स में या पजामाज में इलास्टिक डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची है, वो बहुत ज़्यादा लूज है या बहुत ज़्यादा टाइट है। ठीक है। पुअर क्लोजर परफॉर्मेंस, क्लोजर परफॉर्मेंस यानी कि जिस काम के लिए आपने कपड़ा खरीदा है वो आपका काम नहीं कर रहा है। मान लो आपने रेनकोट खरीदा है, बट उसमें से पानी तो जा रहा है, आपके अंदर के कपड़े गीले हो रहे हैं, तो ये क्लोजर परफॉर्मेंस जो है वो पुअर है। तो ये फंक्शनल डिफेक्ट्स के अंदर आते हैं, जिस काम के लिए आपने वो कपड़ा लिया है वो काम नहीं कर रहा है। इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन सब का? अगर हम क्वालिटी, अगर हम प्रॉपर चेकिंग नहीं करते, डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, तो अपैरल क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि हमें पता है। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन के टाइम पर रिजेक्शन आ जाता है। प्रॉपर कपड़ा नहीं बनाया तो इंस्पेक्शन में वो हट जाएगा, ये खराब है, इसमें कुछ डिफेक्ट है, इसको हटाओ। इसे हम आगे नहीं जाने दे सकते कंज्यूमर तक। इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन का कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। अब क्योंकि आपने वो एक कपड़ा बनाया है जो कि डिफेक्ट में जा चुका है, अब वही कपड़ा दोबारा बनेगा और वो वाला या तो कचरे में जाएगा या तो उसे ठीक करना पड़ेगा, तो उस पर कॉस्ट लगेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया। रिड्यूस ब्रांड वैल्यू, अगर कंज्यूमर तक पहुंच गया तो आपकी ब्रांड वैल्यू गिर सकती है। कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसे जैसा चाहिए कपड़ा वैसा नहीं मिल पाया तो कस्टमर इज डिससेटिस्फाइड और वो आपके शॉप से दोबारा वो कपड़ा नहीं खरीदेगा। हायर रिवर्क एंड वेस्टेज, फिर उस पर दोबारा काम करना पड़ेगा। अगर नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टेड है, तो वो वेस्ट में जाएगा, उसे फेंकना पड़ेगा और उसका रेप्लिका बनाना पड़ेगा, दूसरा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइम भी लगा, कॉस्टिंग भी लगी, रिवर्क हुआ, वेस्टेज भी बढ़ा। ठीक है। प्रिवेंशन कैसे हो सकता है फैब्रिक का, फैब्रिक डिफेक्ट्स का, फैब्रिक या गारमेंट डिफेक्ट्स का? रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल ही चेक होना चाहिए। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर फाइबर से लेकर के तो पूरा फैब्रिक गारमेंट तक बनता है, तो वो एक पूरा इंस्पेक्शन प्रोग्राम चला सकते हैं। ठीक है, वो स्टार्टिंग से चेक कर सकते हैं कि फाइबर कैसा है, फाइबर से यार्न ठीक बन रहा है नहीं बन रहा है, यार्न से हमारा जो वीविंग प्रोसेस या निटिंग प्रोसेस है वो प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद में जो फैब्रिक बन के आया है वो अच्छा है या नहीं है, फैब्रिक से गारमेंट जो बनने वाला है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंस्पेक्शन कर किया जा सकता है। वहीं अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो किसी दूसरी इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल खरीद रही है, कपड़ा जो फैब्रिक है कहीं और दूसरी इंडस्ट्री से आता है और वो सिर्फ गारमेंट बनाने का काम करती है, तो रॉ मटेरियल चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो कपड़ा आया है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, मशीन मेंटेनेंस ज़रूरी है, टाइम टू टाइम मशीन्स को चेक करना है, क्योंकि अगर मशीन ख़राब हो जाती है तो इसका जो प्रोडक्शन है वो काम रुक जाएगा, दूसरा जो बिगड़ा हुआ है उसको भी ठीक करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कॉस्टिंग, वर्क टाइम, लेबर वेस्टेज सब कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, तो मशीन का प्रॉपर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है अगर मशीन वर्क है, बिग इंडस्ट्री है तो। स्किल्ड वर्कफोर्स ट्रेनिंग, जो आपके पास में ट्रेनर्स हैं या आपके पास में वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं वो स्किल्ड होने चाहिए। ठीक है, उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे काम होना है, कपड़े को कैसे हैंडल करना है, इंस्पेक्शन कैसे होना है। इनलाइन क्वालिटी चेक्स, इनलाइन क्वालिटी चेक्स का मतलब है प्रोडक्शन के टाइम से ही आप एक चेक पॉइंट हम बना लें, जैसे हम HACCP हमने पढ़ा था ना, क्रिटिकल कंट्रोल, वो यहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ फूड इंडस्ट्री में नहीं होता, यहाँ पर भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर आप ऐसा समझो कि जहाँ डिफेक्ट हो सकता है वो हज़ार्ड पॉइंट है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट है ना। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको इनलाइन चेक कर सकते हैं, जब प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, तब भी हम चेक कर सकते हैं। फाइनल गारमेंट इंस्पेक्शन, गारमेंट जब बन जाता है उसके बाद उसका फाइनल इंस्पेक्शन बहुत अच्छे से होना चाहिए। कंज्यूमर के हाथ में पहुंचने से पहले
एक बार अच्छे से सब कुछ चेक होना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक डब्बे में भर के उसे कहीं भी कोने में फेंक दिया। ध्यान रखना पड़ता है मिल्ड्यू का इशू ना आ जाए, मैंने कीड़े मकोड़े ना लग जाएं, कुछ भी हो सकता है ना। कपड़ों में तो किसी भी तरीके के इश्यूज से पानी लगेगा तो कपड़ा खराब हो जाएगा। ये सारी चीज़ें देख करके प्रॉपर स्टोरेज और हैंडलिंग होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी मैं, जिसमें हम केयर मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे, कपड़ों का कैसे केयर करना है, कैसे मेंटेन करना है, लेबल कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आज यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ना चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। ऑल्सो प्लीज पुट योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।